हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए देखेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको हमें इन अंतिम दिनों में पढ़ना है, ये लास्ट दिनों में तैयार करके अच्छे से जाना है, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, टॉपिक्स को, और जानते हैं इनको। चलिए देख लेते हैं। क्लास 12th है केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान, इसमें हमें देख लीजिए क्या क्या अंतिम दिनों में आप अगर इतना भी तैयार करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अंतिम दिनों में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखे लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट कि सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाइयां, आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन यानी विलयन। तो विलयन में विलयन की सांद्रता को मापने वाली इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां दी गई हैं आप में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाइयां हैं यहां मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए कौन कौन सी इकाइयां हैं जो मुझे एग्जाम की दृष्टि से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारी हो जाती है मोलरता, फिर उसके बाद हमारी हो गई नॉर्मलता, यानी मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है और मोल अंश है। यानी मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल अंश है और मोललता है। ये चार सांद्रता की इकाइयां हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनके सवालों की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड देखते हैं आगे हम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। देखिए हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम भी आपके विलयन चैप्टर में ही है, तो इन दोनों को तैयार करना है और इनके कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म आपके पहले चैप्टर में अणुसंख्य गुणधर्म दिए गए हैं, जिसमें हमारा क्या है कि वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हेमांक में अवनमन है, परासरण दाब है। ये चार आपके अणुसंख्य गुणधर्म हैं, आपको इनको पढ़ना है और इनके सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ये तैयारी आपको करनी है, इनमें अच्छे से पकड़ बनानी है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये हमारे पहले चैप्टर से मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर से हम देख लेते हैं क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले इसमें आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको सेल का विद्युत वाहक बल, मैंने आपको वीडियो बना रखा है, उसमें पढ़ाया हुआ है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और सेल का विद्युत वाहक बल किन किन परिस्थितियों में कैलकुलेट किया जाता है। तो दो परिस्थितियों में होता है, मानक परिस्थिति और एक अमानक परिस्थिति। तो मानक परिस्थिति और अमानक परिस्थिति में, जब अमानक परिस्थिति में हम निकालते हैं तो नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। नष्ट समीकरण भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों स्थितियों में आपको क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करनी है। यहां से प्रश्न आपका, एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको विद्युत वाहक बल के दोनों स्थितियों में प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देख लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने यहां लिखा हुआ है वाहक बल, और मानक व अमानक दोनों परिस्थितियों में आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आपके सिलेबस में दिया गया है, आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी इसको कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसके लक्षण, इसके उपयोग, परिभाषा, आपको सभी इसके विषय में तैयार करके जाना है, क्योंकि यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा दिया गया है ईंधन सेल, फ्यूल सेल आपके सिलेबस में दिया गया, तो आप ईंधन सेल को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर व तुल्यांकी चालकताएं। आपके सिलेबस में विद्युत रसायन चैप्टर में चालकताएं भी दी गई हैं, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। आपको इनकी परिभाषा वगैरह तैयार करनी है और इन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फैराडे व कोलराउस का नियम, इसी चैप्टर में आपका फैराडे और कोलराउस का नियम दिया गया है, तो फैराडे और कोलराउस के नियम को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक एक दो दो सवाल की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड चैप्टर जो हमारा है। थर्ड चैप्टर जो आपका हो जाता है वो होता है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है उसकी बात करते हैं। तो प्रथम व शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम व शून्य कोटि की अभिक्रिया, उनका वेग स्थिरांक, उनकी वेग समीकरण आपको पता होनी चाहिए और साथ साथ उनका अर्ध आयु काल भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। उसके बाद कोटि व आणविकता में अंतर, उसके बाद कोटि व आणविकता में अंतर है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर को आपको
प्रिपेयर करना है। उसके बाद आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म कोट की अभिक्रिया, इस नाम से भी आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद अर्ध आयु काल, मैंने ऊपर भी बता दिया, अर्ध आयु काल, इन्हीं अभिक्रियाओं के आपके सिलेबस में प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया आपके लेवल पर दी गई है। आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल तैयार करेंगे। उसके बाद सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, इतनी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इस चैप्टर से रासायनिक बलगतकी से प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल 100% आएगा कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न जो आता है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हालांकि मैं इस पर वीडियो जल्द ही बना दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा चौथा चैप्टर है, डी ब्लॉक के तत्व। हमारा चौथा चैप्टर जो हो जाता है डी और ए ब्लॉक के तत्व हो जाता है। उसमें देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, कुछ खास विशेषताएं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है जैसे चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कौन अनुचुंबकी कौन प्रतिचुंबकी। तो चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उत्प्रेरक गुण, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण भी प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ना है आपको। रंगीन यौगिकों का निर्माण, तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानना है। उसके बाद इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक के विषय में आपको जानना है। तो यहां तक जो है मैंने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बता दिया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसी के जस्ट आगे डी ब्लॉक के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, मैंने आपको डी ब्लॉक तक बताया था और डी ब्लॉक के आगे के टॉपिक देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद लिखा हुआ है कि डीडी संक्रमण, यानी डीडी संक्रमण आपको पढ़ना है कि डीडी संक्रमण क्या होता है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि व रासायनिक गुण, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और उसके 1-2 रासायनिक गुण। उसके बाद लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन कारण और परिणाम या कारण और प्रभाव करके भी आ जाता है आपके एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर और उनके उपयोग, ये आपको पढ़ना है डी ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक में। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिएगा नंबर 5 जो आपका चैप्टर है वो है उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, वर्नर सिद्धांत, यानी वर्नर का सिद्धांत, ये आपको तैयार करना है इसमें। उसके बाद उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, उप सह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर ही हैं कि आएंगे। तो ये हो गया हमारा IUPAC नामकरण हो गया इसका। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या व उपसह संयोजन संख्या, यानी उपसह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना और उपसह संयोजन संख्या निकालना, या उपसह संयोजन संख्या को समन्वय संख्या भी कहते हैं, उस नाम से भी निकालने के लिए आ सकता है। तो आपको ये दोनों चीजें निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा, इस पर आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद VBT सिद्धांत व प्रश्न, ये VBT सिद्धांत क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ये सिद्धांत केवल आपको पढ़ना है। सिद्धांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिद्धांत से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है कि NiCl4 अनुचुंबकी जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकी है क्यों, VBT के आधार पर ये समझाइए। इस तरीके का प्रश्न जो आपको आता है वो यहीं से आता है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद 6 नंबर जो हम टॉपिक अपना देख लेते हैं, चैप्टर 6 नंबर जो हमारा चैप्टर हो जाता है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको 1-2 मेथड आने चाहिए जनरल बनाने के। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें पहला हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका जो डायग्राम है वो और उसके रासायनिक गुण, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई क्लोरोफॉर्म, उसके बाद रासायनिक गुण भी हो गया। फिर फ्रेयॉन DDT, फ्रेयॉन और DDT आपको पढ़ना है। उसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिए पिछली बार एग्जाम में आपके क्लास 12th में SN1 SN2 यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बार के लिए SN1 SN2 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार नाभिक स्नेही आ चुकी है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन स्नेही आने के चांसेस
काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको प्रिपेयर करिएगा आप लोग। उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण व उपयोग, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण और उपयोग, इसको आपको जो है प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा हो गया हेलोएल्केन हेलोइरिन। अगला देखते हैं हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर जो आपका चैप्टर है वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हो जाता है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैं बता देता हूं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री को प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीयक, 3 डिग्री को तृतीयक। एल्कोहल में विभेद के रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परीक्षण लिखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग कहां होता है, ये प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण की जो क्रियाविधि है उसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारा जो आ जाता है लकड़ी के भंजक आसवन से मिथिल एल्कोहल का निर्माण, लकड़ी के भंजक आसवन से मिथिल एल्कोहल का निर्माण, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण भी आपको प्रिपेयर करना है और उसके रासायनिक गुणों को तैयार करना है एथिल एल्कोहल के। उसके बाद पावर एल्कोहल लिखा हुआ है, छोटी सी डिफिनेशन है पावर एल्कोहल, इसको पढ़ना है। उसके बाद ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुण व उपयोग, ये टॉपिक आपको तैयार करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और थोड़ा सा ईथर सम्मित और असम्मित दो प्रकार का होता है, तो थोड़ा सा ये तैयार रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे मान लिया सम्मित असम्मित से भी पूछ सकता है कि कौन सम्मित है कौन असम्मित है, थोड़ा जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया एल्कोहल तक। अब हम देख लेते हैं अगला जो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैवअणु और एमीन, इन पर हम देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूं। देखिए मैंने आप कहां तक आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तक बता दिया था। तो अगला जो हमारा 8 नंबर का चैप्टर हो जाएगा वो एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण व उपयोग, यानी सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि, उसका डायग्राम, रासायनिक गुण और उपयोग, इसको तैयार करना है। उसके बाद एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण व उपयोग। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसीटोन, एसीटोन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, उसके बाद आपको बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधि और रासायनिक गुण आपको पढ़ना है। उसके बाद एसिटिक अम्ल, अम्लों में आपका एसिटिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्विक विनेगर विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण, शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्विक विनेगर विधि हो गई व रासायनिक गुण व एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद देख लेते हैं 9 नंबर हमारा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा एमीन। एमीन में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि व रासायनिक गुण, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि व रासायनिक गुण, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं एमीन की क्षारकता, एमीन की क्षारकता, बेसिसिटी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है, घटते बढ़ते क्रम में लगाने के लिए कुछ एमीन दे दे, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में क्षारिता के लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में विभेद के रासायनिक परीक्षण। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में विभेद के रासायनिक परीक्षण या रासायनिक अभिक्रियाएं आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर जो हमारा चैप्टर हो जाता है बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जैव अणु। जैव अणु में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। संरचना पता होनी चाहिए उनकी, रासायनिक गुण, उनका विन्यास भी होता है डीएल विन्यास, तो वो भी आपको लिखना है, सीखना है। संरचना, रासायनिक गुण उनके पढ़ने हैं, उपयोग पढ़ना है, परीक्षण, ग्लूकोज परीक्षण, ग्लूकोज के परीक्षण और फ्रक्टोज के परीक्षण पढ़ना है, और उन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं ये डिफरेंस पढ़ना है। यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको पूरी तरीके से तैयार करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण आपको पढ़ना है। उसके बाद एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल के बारे में आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है। उसके बाद डीएनए व आरएनए, डीएनए आरएनए के बारे में आप डीएनए की संरचना के विषय में पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत डीएनए के विषय में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, तो ये हो गया हमारा बायोमॉलिक्यूल तक।
जो हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है उसको मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं व समीकरण। तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं व समीकरण, इसमें क्या होगा, तो इसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आपकी होती हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, गाटरमैन, कैनिजारो, इस तरीके की जो अभिक्रियाएं आपकी होती हैं नेमिंग रिएक्शंस, वो आपको प्रिपेयर करनी है, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। हालांकि इस टॉपिक पर मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझसे हो सकता है, मैं उन पर वीडियो आपको जरूर से जरूर उपलब्ध करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये सभी बोर्ड्स के लिए है, किसी एक के लिए ही नहीं है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क अटेन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।